नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए डिस्कशन विद मनोज में नोटिफिकेशंस लेकर के आता हूं और साथ में लास्ट डेट भी बताता हूं। तो अभी मैं जो आपको बताने वाला हूं दोस्तों वो है अपेक्स बैंक के बारे में। आप सबको पता है कि ये मध्य प्रदेश का अपेक्स बैंक है और इसकी लास्ट डेट दोस्तों याद रखिए 25 फरवरी है, यानी कि कल है। वैसे आपको एक चीज़ और बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसकी लास्ट डेट आज ही है, यानी कि 24। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 24 आज जो है इंजीनियरिंग सर्विसेज की लास्ट डेट है। और आज ही एमपीपीएससी जो वन सेवा अधिकारी बनना चाहते हैं या राज्य से प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसकी भी डेट आज ही है। तो डेट खत्म होने से पहले भर दीजिए दोस्तों। तो आज 2 फॉर्म की लास्ट डेट हो गई एमपीपीएससी की और एक मतलब समझ रहे हैं ना, सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज की और प्रशासनिक अधिकारियों की आज ही हो गई है। और कल हो जाएगी ये अपेक्स बैंक की। तो अगर आप एलिजिबल हैं, मैं सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन भर सकता है, क्या है फीस, सारा मामला यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई लोगों ने जो पीजी की डिग्री होती है या पीजीडीएम होता है वो 2 अलग अलग सेशन में भी कर लिया होता है, तो उनके लिए क्या है वो भी बताऊंगा। तो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे खुल के। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपेक्स बैंक की जानकारी। कुछ लास्ट डेट्स मैंने आपको बता दी तो उनका ध्यान रखेंगे। देखिए, तो ये वेबसाइट है, पहले तो आपको ये वेबसाइट देख लेनी है। हालांकि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब दे दूंगा जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी त्रुटि हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और ये है सहकारी बैंक। ठीक है, अपेक्स बैंक हमारा। अब 93 टोटल पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, 25 जनवरी से ये फॉर्म खुला हुआ है और 25 फरवरी जो है लास्ट डेट है, यानी कि कल है। अब कितनी फीस लगेगी, तो देखिए जनरल के लिए जो है वो 1200 की है ना। और बाकी सब के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए 1200 है, ओबीसी साथ में ले लीजिए, इसमें ओबीसी को मिस मत करिएगा। इनके लिए 1200 रुपये की फ़ीस है और बाकी सब के लिए यानी कि एससी, एसटी, पीएच, ये आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, यानी फिजिकली हैंडीकैप, इन सब के लिए जो है 900 रुपये रखी गई है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना ओबीसी में भी, ओबीसी 2 तरीके से बढ़ता है, एक होता है क्रीमी लेयर और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर दोस्तों वो होता है उस परिवार की आय जिसकी 8 लाख रुपए से कम होती है, उसे नॉन क्रीमी लेयर कहते हैं, तो उसके लिए ये खुला हुआ है। ठीक है, क्रीमी लेयर वाले नहीं कर सकते। तो क्रीमी लेयर वाले कैसे भरेंगे, क्रीमी लेयर वाले जो है जनरल यानी कि यूआर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह भरते हैं, यानी उनकी फीस जो होगी वो 1200 हो जाएगी। समझ गए आप सभी। और जनरल कैटेगरी भी बांटा गया 2 भागों में। एक है जनरल का ही आता है ईडब्ल्यूएस, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ये वही है दोस्तों जो ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर थे। 8 लाख से उस परिवार की आय जिसकी कम है उसको माना जाता है। सिर्फ 8 लाख रुपए ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ज़मीन, मतलब किसी भी मामले में उनकी आय इतनी नहीं होती, जैसे एग्रीकल्चर हो गई, प्रोफेशनल हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कुछ भी ऐसा ना हो जिससे 8 लाख तक की आय आती हो, उससे कम ही आती हो तभी ऐसा होगा। ठीक है, चलिए अब आप समझ गए होंगे। अब कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड कब आएंगे दोस्तों, एग्जाम की जो डेट आएगी ना उससे 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, और जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा ना उसके 10 दिन बाद आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये फंडा है, अगर इस दिन एग्जाम है तो एग्जाम के 7 दिन पहले कॉल लेटर आ रहा है, एडमिट कार्ड आएंगे और 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका फंडा है। अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अब आ जाते हैं हम अपने, भाई ये रही पोस्ट जिसके बारे में आप कई समय से जानना भी समझना भी चाह रहे होंगे कि पोस्ट का क्या मामला है। तो आपको दिख रहा होगा अनरिजर्व्ड के लिए मेल फीमेल, फिर अनरिजर्व्ड में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है उसके मेल फीमेल, एसटी के मेल फीमेल, एससी के मेल फीमेल, ओबीसी के मेल फीमेल। लेकिन ये कौन से दोस्तों, नॉन क्रीमी लेयर है, याद रखेंगे। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए। ठीक है, और फिजिकली हैंडीकैप में भी आपको मालूम है कि कुछ होंगे भैया जनरल कैटेगरी के, कुछ होंगे रिजर्व्ड कैटेगरी, एससी, एसटी और आपके क्या कहना चाहिए पीएस, तो यही हो गया। ठीक है, तो कितनी कितनी पोस्ट हैं वो सब देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखो जनरल के लड़कों के लिए टोटल इतनी पोस्ट है भाई। चीफ एग्जीक्यूटिव अगर ऑफिसर बनना है तो 3 पोस्ट मात्र है। मैनेजर अकाउंट बनना है तो आपके पास 6 पोस्ट मात्र हैं। और मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन बनना है तो 6 पोस्ट हैं। और नोडल ऑफिसर बनना है तो 3 पोस्ट हैं। ठीक है, टोटल इतनी पोस्ट हैं। और लड़कियों के लिए भी सब में ही है, एक यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, ये एक यहाँ। ये जनरल के लिए मैंने बताया। इस तरह से आप देखोगे कि अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो फीमेल हैं इनके लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है, तो क्या ये नहीं भर पाएंगी, ये भी भर सकती हैं, लेकिन इनको जनरल मेल की तरह भर देना पड़ेगा। समझ गया ना आप, यानी कि जनरल कैटेगरी की जगह कोई भी जनरल लड़के बोल रहा हूँ मैं खास तौर पे, जनरल में जो मेल है ना, ये जो पोस्ट खाली है इसके लिए मान लो जैसे कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की लड़की के लिए पोस्ट नहीं है और वो चाहती कि मैं यही बनूंगी। अब पोस्ट तो है नहीं और वो आती इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में ही है और है फीमेल, पोस्ट तो नहीं, तो कैसे भरेगी वो, उसको अपने आप को घोषित करना पड़ेगा कि वो इससे भर रही है। ठीक है, देखो जनरल लड़कों की ऐसी सीट होती है कि आप इनमें से कोई भी, चाहे वो SC ST का फीमेल हो, ये हो कुछ भी हो,
समझ गए। आप सबके सब जनरल के रूप में ये फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। आपके पास भले कहीं पोस्ट ना हो, है ना, याद रखें, जैसे ये खाली पड़ा है ना, या और कहीं पे भी ये जीरो पड़ा हुआ है, देखो फीमेल के लिए, अब ये कहाँ जाएंगे, है ना, तो इनके सब के लिए ये पोस्ट आप भर सकते हो जनरल की तरह। कहाँ लिखा है ऐसा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम नीचे चलेंगे तो अभी समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को पढ़ना जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या लिखा, फीमेल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई अनरिजर्व्ड। ये देखो जितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो सारी की सारी जनरल मेल के पोस्ट पे अप्लाई कर सकती हैं, बस वो एलिजिबिलिटी पूरा करती हों, ठीक है। SC ST भी जनरल की कैटेगरी से भर सकते हैं, है ना। लेकिन याद रखें जब SC ST ऐसा भरेंगे या OBC वाले या कोई भी जनरल से पोस्ट भरेंगे तो उनको जो एज रिलैक्सेशन और मार्क्स में जो कंसेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, फीस में जो छूट मिलती है वो तो मिलती रहेगी, लेकिन जो एज रिलैक्सेशन और मार्क्स में कंसेशन मिलता है ना आपको, वो सब नहीं मिलेगा जब आप जनरल से फॉर्म भरेंगे, इनकेस अगर आप उसमें पोस्ट नहीं है तो। समझ गए दोस्तों। और इकोनॉमिक वीकर, और याद रखिए जो एज लिमिट मैक्सिमम दिखाई जाएगी, है ना, कि भाई जैसे मान लीजिए कि पहली जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसकी 18 से 50 साल तक की एज है, मतलब 50 साल तक के मैक्सिमम लोग भर सकते हैं। ये 50 किसके लिए मैक्सिमम है दोस्तों, याद रखेंगे ये जनरल कैटेगरी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बंदों के लिए है, उनके हिसाब से मैक्सिमम है। जो SC ST को छूट मिलती है जब वो अपने ही क्या कहना चाहिए अपने ही तबके से उसे भरेंगे तो उनको जो 5-5 साल की छूट मिलती है ना एज में, वो सब मिलेगी। क्लियर हो गई बात इतनी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं क्योंकि बहुत कचड़ा हो जाएगा। चलिए भाई आप इतना समझ गए, है ना, और जल्दी से खत्म करेंगे दोस्तों, चिंता मत करिए, मैं आपको सीधे ले चलूँगा वहाँ पे। तो 93 पोस्ट है। अच्छा, ये जो न्यूज़ लिखी ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसका मैं बताता हूँ। देखो जिसको भी अपनी कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है ना, OBC के चाहे वो नॉन क्रीमी लेयर हो, भाई हमें कैसे पता चलेगा, आप चाहे जनरल में EWS के आते हो, आप चाहे फिजिकली हैंडीकैप, ध्यान रखिए सिर्फ उन्हीं को फिजिकली हैंडीकैप मानेंगे जो 40% से कम ना हो। मतलब कम, इसका मतलब ये होता है 40% तो कम से कम आप हैंडीकैप होने ही चाहिए, कम से कम, मतलब इससे ज़्यादा चल जाएगा, इससे कम नहीं चल सकता है, ठीक है। मतलब और ये चीज़ कौन घोषित करेगा, ये डॉक्टर आपको देख करके घोषित करेगा, और डॉक्टर घोषित करेगा तो एक सर्टिफिकेट देगा, तो मेडिकल फिटनेस वाला सर्टिफिकेट चाहिए जो आप वहाँ पे भरेंगे, ठीक है, फॉर्म में या कहीं पर भी, तभी आपको ये माना जाएगा और तभी आप हैंडीकैप के सारे जो हैं क्या कहना चाहिए उन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। इस तरह से दोस्तों याद रखिए नॉन क्रीमी लेयर और SC ST OBC, है ना, एक्स सर्विसमैन, कोई भी हो, है ना, कोई भी हो, आपको अपने अपने सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। और याद रखिए कि मध्य प्रदेश के जितने भी हैं SC ST उनको तो मध्य प्रदेश द्वारा मिला ही गया है, जब तक आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तब तक आपको कोई भी चीज़ नहीं दी जाएगी। याद रखें कोई भी बेनिफिट आपको अवेल नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो कि OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 27% आरक्षण देने का चल रहा था, लेकिन अभी तो 14% ही चल रहा है, तो 27% सरकार ने कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 27% के खिलाफ जो है बहुत सारी याचिका दायर हुई हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा। तो याचिका को ध्यान में रखते हो अभी तक हाई कोर्ट का फैसला आया नहीं उस पर। तो ये क्या करेंगे दोस्तों कि टोटल 27 है ना, तो यहाँ पर ये कहा गया कि हम पहले 14%, 27% आरक्षण नहीं, जो पहले OBC का 14% चलता था, इनने क्या किया है, पोस्ट तो ऐसे खोली है कि पूरे 27% भरे जाएंगे। समझ गए ना। लेकिन जब तक इसमें फैसला नहीं हो सकता, तो क्योंकि देखो फैसला अगर हो गया तो इनको दिक्कत होती बाद में, इसलिए इन्होंने 27% के हिसाब से सीट रखी है। लेकिन ये पहली जो रिजल्ट निकालेंगे वो सब 14% पे ही निकालेंगे, और बाकी का 13% तब निकालेंगे, ये मेरिट लिस्ट तब बनाएंगे 13% वाली, जब सरकार हरी झंडी दिखा देगी, हाई कोर्ट हरी झंडी दिखा देगी, तब। वही यहाँ पर बात लिखी हुई है, समझ गए ना। तो 14% तो निकलेगी शुरू में, अभी 14% ही निकलेगी, 13% जो है OBC की वो बाद में निकलेगी, ये मैं बताना चाह रहा था आपको। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, तो ये पोस्ट है और ये यहाँ पर उनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर आपको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है, जनरल मैनेजर ऑफिसर कैडर 1 है ये, और फिर ऑफिसर कैडर 3 आ जाएगा, नीचे वाला भी कैडर 3 ही है। तो याद रखिए जब CEO बनना हो आपको, तो आपके पास या तो कायब हो, DBF हो, या क्या कहना चाहिए डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट हो, ठीक है, ये सब हो, या तो फिर आप CA हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में। ये एक बात हो गई, इनमें से कोई भी चीज़ होनी चाहिए, 1 2 3 में से कोई भी एक होना चाहिए। तो ये एक हो गया। प्लस लिखने का मतलब है कि ये इनमें से कोई एक हो, साथ में उस बंदे ने 8 साल कहीं पर जॉब की हो, किसी बैंक सेक्टर में मिनिमम 8 साल तो की ही होनी चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। प्लस फिर आपके पास यहाँ पे MBA या PGDCA या MCA
होना चाहिए, और अगर ऐसा कोई है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट को आप और कर सकते हो, क्योंकि भाई इसमें ये कहा गया है कि प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन शुरू के 2 पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको सेकंड यानी कि थर्ड क्लास में कैडर ऑफिसर एंड मैनेजर अकाउंट बनना है तो आपके पास PGDBM होना चाहिए फाइनेंस से, और याद रखिए फर्स्ट क्लास से आपने ग्रेजुएट किया हो और सेकंड क्लास से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो। ठीक है, और 2 साल का आपके पास MBA हो या PGDBM हो, ये समझ लेना है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आपका MBA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर ये सब नहीं है तो फिर आपके पास CA या ये सब होना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो आप, तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से आप देखेंगे कैडर 3 की दोनों पोस्ट है, तो एक मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें आपने वही फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएट और सेकंड क्लास से पोस्ट ग्रेजुएट और 2 साल का MBA PGDBM कुछ कोर्स किया हो तो आप इसके लिए भर सकते हो। नोडल ऑफिसर बनने के लिए भी आपको सेम ही करना है, जो ऊपर लिखा है वही का वही अंतर, कुछ भी नहीं है। और याद रखिए दोस्तों, किसी भी कैंडिडेट के पास अगर PG डिग्री 2 तरह की है, 2 अलग अलग स्पेसिफिकेशन में है ना, तो वो बंदे को हम एलिजिबल नहीं ठहराते, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और बस यही हो गया कि भैया आप अच्छी यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। और ये सेकंड पॉइंट देखो, मैंने पहले हाईलाइट कर दी, बहुत पढ़ा है मैंने आपके लिए, आपको पता नहीं है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट में क्या लिखा है इन्होंने कि कैंडिडेट शुड इंडिकेट द परसेंटेज ऑब्टेन्ड। देखो आपको क्या करना है दोस्तों, कई लोग जो होते हैं CGPA OGPA लेकर के आते हैं, SGPA लेकर के आते हैं, मतलब आजकल ये ग्रेड चल रहा है। ठीक है, अब इनने कहा है कि आपको CGPA को पहले परसेंट में कन्वर्ट करना है, और परसेंट में जो मार्क्स आएंगे उनको ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते वक्त इस्तेमाल करना, मतलब कुल मिलाकर परसेंट में ही भरना है ना, CGPA नहीं भरना है। अब बात यह है कि ये CGPA से परसेंट में भरने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, है ना, तो वहाँ पर आपको ये कागज़ शो करना पड़ेगा। इंटरव्यू के दौरान ये कागज़ शो करने पड़ते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत आपका CGPA इससे गया है, तो किस फॉर्मूले के तहत गया है तो यूनिवर्सिटी को पता, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देगी कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखें सिर्फ परसेंटेज ही जो है वही उसी से आपको उसे भरना है। और इसमें ध्यान रखना कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लो आपने CGPA से परसेंट में बदला और आपके परसेंट आ गए 59.99%, तो इसको कभी भी 60% मत कर देना, 60% से कम ही माना जाएगा। जिस तरह से 54.99% को 55% नहीं मान सकते, उससे कम ही माना जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से काउंट करते हैं, याद रखेंगे। और ये रे भैया पे स्केल, भैया 1,10,000 महीना मिलेगी बस पहले वाले को, बाकी सबको मिलेंगी 78,000 के आसपास, 78,500। ठीक है, और एज वगैरह आपकी मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप ग्रेड 1 में भर रहे हैं, क्लास 1 में भर रहे हैं तो 18 से 50 साल, जैसे कि मैंने बताया हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर आप सेकंड मैनेजिंग अकाउंट या मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भर रहे हैं तो 35 साल मैक्सिमम एज हो सकती है, और क्लास 3 के लिए भी 35 साल ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो एज आपने समझ ली। 5 साल की रिलैक्सेशन सबको मिल रही है। अब आप देख सकते हो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, होम गार्ड हो, कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, और कैंडिडेट्स अब देखो ये जिनके ये क्या लिखा मालूम, जिन्होंने भी एज रिलैक्सेशन देना, उन सबको जो है इंटरव्यू के समय पे अपने ओरिजिनल कॉपीज़, फोटोकॉपीज़ किसके सर्टिफिकेट के देने पड़ेंगे, चाहे वो SC/ST हो, वुमेन हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, है ना, जिनको भी एज रिलैक्सेशन चाहिए, जो भी चाहिए। अब जैसे मैंने कहा ना, देखो 40% अगर है तो भाई उसका भी आपको जो है सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, सामने रखना पड़ेगा। और मेडिकल, ये देखो मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन बेनिफिट्स विल बी गिवन ओनली, ये तभी मिलेंगे, ध्यान सुन लो ये वाला पॉइंट, इसलिए मैंने हरा किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ है। रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब उस सामने वाले बंदे के पास वैलिड डोमिसाइल ऑफ मध्य प्रदेश होगा। समझ गया, अगर ये नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। एक और हाईलाइट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट्स हुआ रजिस्टर्ड, और दूसरी बात है जो मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय है वहाँ पर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसमें 2 चीज़ें लगती है दोस्तों, एक तो आपका रोजगार नामांकन जो नंबर होता है बड़ा सा खतरनाक सा, और दूसरा किस डेट में हुआ था, है ना, और इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता, तो रिन्यू करा लेना। 25 है, कल लास्ट डेट है, जल्दी से भर देना, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, और रजिस्टर फॉर एनी 1 पोस्ट, सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भले, एक ही पोस्ट के लिए भरे, दूसरे 2 पोस्ट के लिए न भरे। मान लो आपने भर दिया, रिजेक्ट नहीं हो गया, आप क्या होगा, मान लो आपने इस पोस्ट के लिए भर दिया CEO के लिए, अब आप दूसरे के लिए भरना चाहते थे, ऐसा नहीं हुआ, तो दूसरे के लिए जब भर दोगे ना तो इसी को फाइनल मान लेंगे, पहले वाले को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, समझ गए ना, ओनली द लेटेस्ट, ये देखो लेटेस्ट मतलब होता है जो बाद में भरा है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, तो उस हिसाब से आपका पेपर हो जाएगा। तो याद रखें, इसको भी वो गड़बड़ ना करें। अब ये देखिए कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया। देखो मेन चीज़ है आपको क्या क्या रखना है। देखो एक होगी आपकी फ़ोटो जो इतने साइज़ की हो जाएगी, ठीक है, सिग्नेचर हो गई आपकी,
ब्लैक इंक वाली सिग्नेचर कभी भी कैपिटल में नहीं होती है। फिर आपका आएगा उल्टे हाथ का अंगूठा, और अगर उल्टे हाथ का अंगूठा नहीं है, मान लो कोई हैंडीकैप है, तो उसका राइट हैंड का चल जाता है। और फिर एक आता है हैंड रिटन नोट, जो आपको खुद को ही लिखना पड़ता है, पहले लिखोगे है ना, और फिर उसके बाद साइन करके उसे अपलोड कर दोगे। ये 4 चीज़ें हैं जो अपलोड करनी पड़ती हैं। मान लो कोई लिख नहीं सकता, हैंडीकैप है, तो वो प्रिंट करवाता है और फिर बाद में अपना अंगूठा लगा देता है। ये सारी जानकारी इसमें दी हुई है, जो मैं आपके लिए पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पढ़ा है आपके लिए पूरा। ठीक है, तो इसमें वही सब लिखा है, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वगैरह सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ है टेक्स्ट ना, ये आपको पहले लिखना है किसी कॉपी पे, फिर उसको स्कैन करना है और फिर अपलोड कर देना है। चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब हैंड रिटन हो गया, सब हो गया। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और अब आएंगे हम कि ये देखिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का दोस्तों बहुत सिंपल सा नियम है, कोई बड़ी खतरनाक सी बात नहीं है। आपको सीधे जाना है इस वेबसाइट पर, वहाँ जाएंगे तो आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे पहुँचेंगे तो ये वाला ऐसा ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक कर देना। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही भरनी था, क्योंकि उसी से वो बात करेंगे आपको। ठीक है, कैंडिडेट को कुछ नहीं करना होता, वहाँ पर सब भरते जाओगे ना जब आप, तो और देखो जैसे ये भर दोगे ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको एक प्रोविजनल एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब वो मैसेज में भी जा सकता है और वो ईमेल आईडी में, उसका इस्तेमाल करके वापस आना है ना, और फिर लॉगिन करना है। और जब लॉगिन करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पर अपना सारा डाटा भर देना, और जब भरोगे तो सेव एंड नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाना। ठीक है, और जब अच्छे से चेक कर लो तो फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर देना। ठीक है, फिर बस हो गया। फिर जब करोगे सब कुछ तो अपनी आइडेंटिटी जितनी भी करी है वैलिडेट कर देना, उसको सेव एंड नेक्स्ट करते चले आना। फिर आपसे आखिरी में फोटो सिग्नेचर ये सब मांगेगा। ठीक है, पूरा सब कुछ अपलोड कर देना, फोटो सिग्नेचर सारी चीज़ें। ठीक है, कितने कितने MB KB की होंगी मैं अभी सब बताऊंगा, अभी इसमें स्लाइड में सब दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, जब ये सब कर दोगे तो आपको मालूम है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन आएगा, तभी जब फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद ही आपसे पेमेंट टैब खुलेगा। पेमेंट टैब आपको पूरा कर दोगे तभी वो माना जाएगा पूरा, वरना वो पूरा नहीं माना जाएगा। समझ गए। और नेम वगैरह वैसे भरना जो आपके 10th और 12th में मार्कशीट में लिखी हो, मम्मी पापा सबकी स्पेलिंग बिल्कुल देख करके ध्यान से भरना। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस जो है दोस्तों आपको मालूम है ऑनलाइन है, तो आप कैसे भी भर सकते हो, चाहे डेबिट कार्ड हो, IMPS हो, कैश लेवल, कुछ भी ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, है ना, सारे के सारे। ठीक, UPI बस नहीं दिया है मेरे हिसाब से, हाँ UPI नहीं दिया है, बाकी सब ठीक है। तो मतलब कार्ड का नंबर लो, कार्ड का नंबर भर दो, नाम VPN IPN जो भी। ठीक है, और बस वेट करना, रिफ्रेश मत करना, कई बार थोड़ा सा टाइम लगता है। और मान लो अगर ई-रिसिप्ट आ गया तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी, साफ साफ बोला है। अगर ई-रिसिप्ट निकल करके सामने नहीं आता है, समझ जाओ पेमेंट नहीं पूरी हुई है। ठीक है, मतलब एक अपने आप ही नोट जनरेट हो जाएगा। नोट जनरेट नहीं होगा तो समझ जाओ कि ई-रिसिप्ट नहीं आई, मतलब सब कुछ खराब हो गया, आपका कुछ नहीं हुआ, इसमें भरा ही नहीं है। फिर क्या करेंगे सर, दोबारा से एंटर करना और फिर पहुँचना है। ठीक है, मैं इतना गोद क्यों रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये PDF भी मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप चिंता नहीं करो। आपके पास ये डिस्क्रिप्शन में जाना, आप तो सीधे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब ये गाइडलाइंस है टू अपलोड करने के लिए भाई कैंडिडेट्स को कि कैसे क्या अपलोड करना। तो देख रहे हो ये तो साइज़ हो गया भाई, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये सब तो उनने बोला कि ना शेडो दिखे, ना सन हो पीछे, है ना, पीछे सन वन नहीं होना चाहिए, कैप वैप नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारी चीज़ सब आपको पता, मुंडी टेढ़ी आड़ी ना हो, सही से कान मुँह दोनों तरफ से दिख रहे हो भाई, 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत आसान होता है, फोटो पे ना हमेशा राइट क्लिक करना और सीधे पेंट में पहुंच जाना। ठीक है, पेंट में जैसे ही पहुंचोगे ना तो वहाँ पर रीसाइज का ऑप्शन रहता है ना, फोटो जैसे रीसाइज को टच करोगे ना तो वो अपने आप एक अजीब सा यहाँ पर एक डब्बा खुलेगा, यहाँ पे एक डब्बा खुलेगा, यहाँ पे पिक्सल होता है, बस दोनों में इनने जो लिखा है ना 200 और 300, ये यहीं पे भर देना है। यहाँ पर लिख देना 200 और यहाँ से लिख देना 300, बस एंटर मारना, अपने आप वही की वही फोटो आपकी जो है ना, और Ctrl+S कर देना। Ctrl+S से क्या होगा, जो फोटो आपने डाली होगी ना यहाँ पर, वो अपने आप इस साइज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया पेंट से तुरंत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा लिखा ना वैसे का वैसा। और देखो ऑनलाइन कंप्रेसर आते ही है ना, इमेज कंप्रेसर पे चले आना, अगर मान लो 80 KB हो रहा है तो ठीक है, वो खुद ही कंप्रेस कर देगा, 20 से 50 KB के बीच में आ जाएगा। चलिए, और इसी तरह से आपको इसको भी करना है, इतना आपका ये होना चाहिए, इसने साफ बोला ना, एक सेकेंड दोस्तों मैं पेन ले लूँ ज़रा, हाँ, ये इसकी 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और वहीं पर आप देखोगे कि आपका थंब इंप्रेशन जो है 20 से 50 KB के बीच में, और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन आएगा उसका इतना पिक्सल रखना, इतना पिक्सल होना ज़रूरी है, और ये 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर में साइन मत कर देना धोखे से भी, याद रखेंगे इस बात को, है ना। और ये सब इन्होंने बताया हुआ है कि JPG फॉर्मेट में ही सारे होने चाहिए, याद रखेंगे, देख लेंगे आप उसको कभी भी, क्या है ना, फ़ोटो को क्लिक करके डिटेल्स में जा कर के देखना। ठीक है, और अगर आपके क्या कहना चाहिए PC में डला हुआ है तो उसमें बस ऐसा कर्सर छुआओगे ना, रखोगे उसके ऊपर कर्सर, तो खुद ही, या उसको ऐसा क्लिक कर दो एक बार, नीचे सब लिखा आ जाता है कि इमेज किस पे, और इमेज के नीचे ही लिखा रहता है यार,
है ना, फोटो के नीचे ही लिखा रहता है कि वो किस में है। समझ गए आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया, ये सब देख लेना, सब खुद हो जाता, कहीं आपको जाने वाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये तो ऐसा है कि कम से कम इतना तो इंसान को आना चाहिए अब आज। और आप MS विंडोज़ FS, ये देखो पेंट का तो मैं आपसे बोल ही रहा था, ये खुद करते हैं, बता ही रहे ना, ये आपको सारे प्रोसीजर बता रहे हैं, ठीक है। और ये सब वही बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है दोस्तों। और ये सब कुछ लिखा है कि भाई कैसे क्या है, फ़ोटो वोटो सब मैच करना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए दुनियादारी। और कैंडिडेट्स में मैंने आपको बता दिया टाइम से पहुँचना है भाई, 1 घंटा पहले पहुँच जाओ जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और याद रखिए वहाँ जाके अंगूठा जब आप लगाएंगे तो फिर आपको ये पैड ला के बोलेंगे, थंब इम्प्रेशन कैन बी कैप्चर्ड ऑन द कॉल लेटर ऑन द डे ऑफ एग्जाम, कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू ब्रिंग। भाई खुद से लेकर के चले आना थंब इम्प्रेशन, दूसरे का मत लगाना, नहीं तो इन्फेक्शन भी हो जाएगा, समझिए, नहीं तो सैनिटाइजर लेकर के जाना। अब गाइडलाइंस है फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ऐसे लोग जो स्क्राइब, यानी स्क्राइब मतलब समझते हैं, ऐसा कोई बंदा हो सकता है जो देख नहीं सकता है स्क्रीन पर, तो वो अपने लिए स्क्राइब की मांग करता है। स्क्राइब की मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इन्होंने बोला स्क्राइब ये खुद से आपको नहीं देंगे, आपको खुद को लेकर के आना पड़ेगा स्क्राइब। पहली बात, आपसे ये बंदा क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एक स्टेप नीचे होना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, एग्जाम देते वक्त एग्जाम वहाँ पर जो बैठे होंगे एग्जामिनर, वो आपको और इसको देख रहे होंगे। अगर इसे कहीं पे भी लगा कि स्क्राइब अपना नॉलेज यूज़ कर रहा है, आपको इसका तो कैंडिडेचर कैंसिल होगा, ये भविष्य में नहीं फॉर्म नहीं भर पाएगा, और साथ में आप भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, यही पूरा इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ठीक है। ये इतनी सारी लाइनें में जो लिखा है ना, वो यही सब था। चलिए, और डिसेबिलिटी मैंने बता दी। अब देखो होगा क्या कि 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, सबको पता है 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता ही है भाई, 40% है तो आपका डिसेबिलिटी। ऐसे ही जिसको नहीं दिखता उसके लिए भी, जो नहीं लिख पाते उनके लिए भी स्क्राइब चाहिए होता है, जो नहीं देख पाते उनके लिए भी स्क्राइब चाहिए होता है। और इन सबको 20-20 मिनट हर उस पर हर घंटे पे मिलता है ना। याद रखिए 20 मिनट हर घंटे पे है, हर घंटे पे। जैसे मान लो जनरल के लिए, अगर नॉर्मल लोग के लिए अगर 1 घंटा है ना, तो फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 घंटा 20 मिनट है, ये हर घंटे में है, ठीक है। अब मान लो 2 घंटे का पेपर है तो इनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि हर घंटे पे 20 मिनट है। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। तो अब ज़रूरी है ना, उनको थोड़ा टाइम लगता है, आप लोग नॉर्मल हो, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए दिया है सरकार, उनको तबके से जोड़ रही है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मैंने आपको बता दिया था भैया। ये देखो, ये बातें होती हैं जिनको आपको ध्यान देना होता है। देखो 8 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, पहली बात मैंने बताया था, है ना। अब वो सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन सब देखा जाता है। 1000 स्क्वायर फीट की उसके पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए, 100 स्क्वायर फीट में उसके पास कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, मतलब उसका घर म्यूनिसिपैलिटी के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, 100 स्क्वायर यार्ड्स के आसपास। रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड्स और अबव इन द एरियाज ऑफ द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़, है ना। कहीं पर भी इतना नहीं होना चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन ना हो। अच्छा, परिवार में देखो किसको, यहाँ पर जो परिवार लिखा है ना कि फैमिली की हैज़ ग्रॉस इन, मतलब पूरी फैमिली की जो है 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना, इस फैमिली में उसी से जुड़े हुए, उसके ऊपर निर्भर लोग आते हैं, और बच्चे वो होंगे जो 18 साल से कम होंगे। 18 साल से ऊपर वाले फैमिली में यहाँ पर ये काउंट नहीं करते, 18 से नीचे की बात कही गई है, ठीक है। ये देखो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो याद रखेंगे फैमिली में जो ये फ़ायदा उठा रहे हैं उनके लिए ये देखा जाता है। चलिए, अब आ जाते हैं दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए भैया, आपको हर सेक्शन 4 सेक्शन में बांटा, 5 सेक्शन में बांटा गया है। पहले चीफ एग्जीक्यूटिव का अगर फॉर्म भरा है तो एक प्रोफेशनल नॉलेज होगा, बनी बात है, आपसे फाइनेंस वगैरह का जो भी होगा। और बाकी तो ये आप देखते ही हो कि भाई मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है ना, और इंग्लिश है, और जनरल अवेयरनेस है। सब 40-40 नंबर के हैं, सब एक एक नंबर, सब 40 क्वेश्चन हैं, और सब एक एक नंबर के हैं। तो जितने नंबर के क्वेश्चन हैं उतने जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही टोटल नंबर भी हैं, ठीक है। हिंदी पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। और याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी का टाइम अलग अलग है, सेक्शनल टाइमिंग चलेगी, ठीक है। ये जो 40 क्वेश्चन है आपको 30 मिनट में करने हैं, ये खत्म हो जाएगा तो अगला सेक्शन शुरू होगा 30 मिनट में, 30 मिनट में। हाँ, बस अवेयरनेस के लिए 20 मिनट दिए गए हैं, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 30 मिनट दिए गए हैं। इस तरह से टोटल 140 मिनट आपको मिलते हैं, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसे ही आपको एक और बता देता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं बताऊँगा पास कैसे होना है। याद रखेंगे 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, गलत हो गया तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है ना। हर क्वेश्चन के आगे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आपको एक को चुनना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मैनेजर अकाउंट है, और जो मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो नोडल ऑफिसर है, ठीक है, उनके लिए कैसा पेपर होगा। उनके लिए भी वही है, सेम सब कुछ, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और 30-30 मिनट, वही 140 मिनट ही मिलेंगे उन्हें भी। उनके हिसाब से उनके प्रोफेशनल नॉलेज रहेंगे 40 नंबर के, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब ध्यान से देखना कि मार्किंग कैसे होगी, है ना। मार्किंग के लिए, मतलब पास होने के लिए कितना कट चाहिए, तो कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों। इनने ये बनाया हुआ है, देखो इनका ये कहना है कि जो इंग्लिश का सेक्शन है ना, भाई इंग्लिश का सेक्शन, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज, इनकी बात बहुत ध्यान सुनना। इनमें आपको 30 देखो इंग्लिश में आपको 30% लाना ही पड़ेगा। मतलब इन्होंने कुछ सब्जेक्ट में क्या करना है कि सेक्शनल सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश में
30% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, और जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है और जो जनरल अवेयरनेस है इसमें भी 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब इनमें 40 लाओगे तब इनमें पास माने गए। इंग्लिश में जब 30% मार्क्स ले आओगे तब इसमें पास माने गए। समझ गए आप सभी। और पूरा टोटल जो रिजल्ट आना चाहिए वो आपका 40% होना चाहिए, तब आप पास होंगे। मतलब इनमें अलग अलग से भी पास हो, 30% इसमें लाओ, 40% में, और पूरा टोटल जब करूँ ना तो आपका 40% होना ही होना चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में दोस्तों देखिए ऐसा कि बनी बात है, फ़ोटो आप कार्ड, आधार कार्ड, ई कार्ड, ये तो आपने सब जगह देखा ही है। पासबुक चलती है, परमानेंट एड्रेस, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, क्या नहीं लगता, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए, है ना। और ये रही एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ सिटी है जहाँ पे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, यही हैं, बस इतने एरिया हैं। और घटाना बढ़ाना जो है ये इनके ऊपर ही रहेगा, यही इसे अवेल करेंगे और कोई इसे वो नहीं कर सकता। और एक बार में एक कैंडिडेट जो है 4 सेंटर को अपने पास चुन सकता है, ठीक है। और ये ऑनलाइन ही आपको वहाँ पर चुन के रख देना है, ठीक है दोस्तों। और ये जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, इसमें लिखा जाता है कि चीटिंग वीटिंग नहीं करना है, ये वो है ना। इसमें मैं कुछ खास बातें बता देता हूँ आपको कि देखो, पहला यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया है, क्यों कि SC/ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो है चार्ज मिलेगा, लेकिन पेपर देने के लिए नहीं, इंटरव्यू में जब जाओगे ना तब मिलेगा। आने और जाने दोनों खर्चा आपको सरकार दे देगी, ठीक है। और जो ट्रेनिंग पीरियड होती है दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 12 महीने की होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है ना, 24 महीने, इससे ऊपर नहीं होती। इसके बाद भी अगर किसी की परफॉर्मेंस खराब है तो फिर उसको निकाल दिया जाता है नौकरी से। सिलेक्ट होने के बाद भी देख लो 1-2 साल तो सुरक्षित ही नहीं हो तुम, ठीक है। और भाई ऐसा है कि कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो है आप सबको इशू करा के लाना पड़ेगा 90 दिन ज्वाइनिंग से पहले, है ना, विद इन द मतलब 90 दिन ज्वाइनिंग के बाद, ठीक है। और कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड, अब मान लो अगर किसी में पहले से कोई सरकारी नौकरी कर रहा है और वो ये फॉर्म भर रहा है तो उसे NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा अपने उच्च अधिकारियों से, तभी वो इसे भर पाएगा, ठीक है दोस्तों। और क्या कहना चाहिए, और कहीं ना कहीं मालूम है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पहली पोस्ट को भरने के लिए, तो किसी बैंकिंग सेक्टर में, तभी आप उसे भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और यहाँ पर तो ये फालतू बातें लिखी हैं, मतलब मैंने आपको सारी बता दी हैं, चिंता मत करिए, कुछ भी ऐसा छुपाया या कम नहीं कर दिया है, ठीक है। और ये देखो भैया, ये वो बातें दोस्तों कि कैसे कैसे अनफेयर मीन्स होंगे तो हम आपको निकाल सकते हैं, ये फालतू की चीज़ें हैं। और यहीं पर ये ख़त्म हो जाता है। ये है मिस्टर PS तिवारी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके, है ना, इंचार्ज कह लो आप। तो दोस्तों ये था पूरी की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 25 तारीख है लास्ट डेट, तो इसके लास्ट डेट से पहले पहले इसे भर दीजिए, पंजीयन करवा लीजिए रोजगार कार्यालय में, और सर्टिफिकेट अपने सब सही रखिए अगर नहीं है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ। और भी नॉलेज के लिए देखिए, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, डिस्कशन विद मनोज में मैं हमेशा नोटिफिकेशन जब शुरू में आता तब भी बताता हूँ, और हमेशा आगाह करता हूँ कि लास्ट डेट हो रही है तब भी, ठीक है। सारी जानकारी आपको देता हूँ, तो इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि आप खुद चेक नहीं कर पाते हो, मुझे पता है बहुत सारे टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से आप गुजर रहे होते हो, तो आप यहाँ पर मुझसे जुड़े रहो, मैं आपको सारी जानकारियाँ दे दिया करूँगा। वेबसाइट्स में लगातार चेक करता ही रहता हूँ इसीलिए, ठीक है। तो आपके लिए काम मैं कर रहा हूँ, तो आप बेफिक्र रहें, लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिले, सब कुछ मिले, तो आप सब्सक्राइब और ये बेल आइकन वगैरह सब प्रेस करके रख लो। कोई दिक्कत है दोस्तों कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, सर मुझे यहाँ दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, ठीक है। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और बताऊँगा, क्योंकि मैं करता ही हूँ। अब तक जितने भी लोगों ने कमेंट किए मैंने सबके आंसर दिए ही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।